गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 12th मैराथन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग आती है? 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और सेक्शन कौन सा है इसका? 4। पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है। किसके बीच रिलेशन होता है? जहाँ पे 2 मेंबर्स होने चाहिए, उससे मोर देन मेंबर होने चाहिए, जो एग्री होते हैं। किस लिए एग्री होते हैं? शेयर करने के लिए प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। चाहे वो सभी काम करे या उनमें से कोई एक उनमें काम करे। मेन फीचर्स या जेंटल एलिमेंट क्या होते हैं करेक्टरिस्टिक्स में? 2 और मोर पर्सन। जो पार्टनरशिप है मिनिमम 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। और ये कंडीशन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है, और लेटेस्ट ये रिवाइज्ड कंपनी 2014 के अकॉर्डिंग है कि मैक्सिमम मेंबर 50 होने चाहिए, इससे ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। एग्रीमेंट क्या है? पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होती है, सबको पता है, लॉ के द्वारा तो क्रिएट होता ही नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप के लिए कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच वो इसलिए है ताकि वो शेयर कर सके प्रॉफिट को। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसमें प्रिंसिपल और एजेंट का भी रिलेशन होता है। प्रिंसिपल अगर एक पर्सन एक काम करेगा तो बाकी सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है काम करने के लिए। और एजेंट एक इसलिए है कि वो भी बाइंड कर सकता है अदर पार्टनर्स को कि वो उसके अकॉर्डिंग काम कर ले जो भी उन्होंने कह रखा है। और इम्पोर्टेंट है पार्टनरशिप डीड। सभी को पता है कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है। वैसे तो ये ओरल और रिटन दोनों भी हो सकता है, लेकिन सेफ्टी के लिए जो एक रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है। बुक में आप कोई भी 5 to 6 रिमेंबर रख सकते हैं। जैसे पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होना चाहिए? नेम और एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर, बिजनेस का टाइप्स कैसा है, कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है या नहीं देना, ड्राइंग विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप अपने प्रॉफिट को किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, आपको कितनी सैलरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। एक और बात भी ध्यान में रखने की है कि अगर पार्टनरशिप नीड नहीं होती तो उसके एब्सेंस में प्रॉफिट और लॉस, जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है वो इक्वली होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की ज़रूरत नहीं होती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाता, सैलरी भी नहीं दी जाती। एक चीज़ कंपल्शन दी जाती है, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो भी कितना देना होता है? 6% देना होता है पर एनम के हिसाब से। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर रुपीज़ होता है। एक साइड डेबिट होती है, सेकंड क्रेडिट होती है। डेबिट में सारे खर्चे आते हैं। खर्चे क्या क्या हो सकते हैं आपके? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व। और क्रेडिट साइड में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट बैलेंस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कहाँ आता है? बाय में। आप अकाउंट के बेस पे एंट्री भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बाय साइड में है, यानी वो डेबिट साइड में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहाँ वाली जितनी भी एंट्री है, जो भी एक्सपेंसेस है, पहले आप उन्हें अलाउ करेंगे, बताएंगे वो एक्सपेंसेस है, फिर उनकी पेमेंट करेंगे। लेकिन जो अकाउंट बनता है वो डायरेक्ट पेमेंट का बनता है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके ही देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू में आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन ये तो पेमेंट की होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज्ड हो जाएगा ना ट्रांसफ़र करने से। तो हम पहले इसको अलाउइंग की एंट्री करेंगे, तो जो भी टॉपिक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक है, उसको डेबिट कर देंगे क्रेडिट की जगह, और टू में क्या कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल, दोनों पार्टनर में बांट देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ही सीख लीजिए, ये बाई में है तो आपके अकॉर्डिंग एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L अप्रोप्रिएशन। लेकिन इससे पहले अलाइंग की एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे है? यहाँ पे डेबिट में है, तो आप इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट में, और पार्टनर कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले एग्जांपल से करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन या फिर रेंट पेड, जो कंपलसरी चीज़ें है वो क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, ये कहाँ से दिया जाता है? अप्रोप्रिएशन
आउट ऑफ प्रॉफिट। नेसेसरी और नोट बनाना ज़रूरी है या नहीं है। जो चीज़ प्रॉफिट में से है तो उसको बनाना ज़रूरी है। अप्रोप्रिएशन तब करते हैं जब हमें प्रॉफिट होता है, अगर हमें प्रॉफिट नहीं होता तो हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इनको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। एप्रोप्रिएशन वालों को भी डेबिट साइड करेंगे लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे। नेचर क्या होता है, ये एक्सपेंसेस है तो इनको डिडक्ट कर देंगे प्रॉफिट में से। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है नेट प्रॉफिट का वेरियस हेड्स में। अब आपको कैपिटल के बारे में भी पता होना चाहिए कि फिक्स कैपिटल होता है, अकाउंट बनता है, और एक फ्लैक्चुएटिंग। फिक्स्ड में आपकी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। जो भी सारे चेंजेस होते हैं वो सारे करंट अकाउंट में होते हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड बैलेंस होता है, जैसे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल डालता है, कैश में डालता है तो बाय कैश, बैंक में डालता है तो बाय बैंक। ऐसे अगर वो विड्रॉ कर लेता है तो टू कैश या टू बैंक। और बाकी यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, बाय टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये जो टू बैलेंस कैरिड डाउन निकला है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। अब आपको कुछ और बातें ध्यान रखनी है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो भी चीज़ें डेबिट साइड में थी, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, वो टू की जगह बाय में आ जाएगी, क्रॉस में एंट्री होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बाय में डाल देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो बाय में लग जाएगा और लॉस है तो टू में चला जाएगा। और आप देखिए इसमें क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा चीज़ आती है क्रॉस एंट्री के अलावा, टू ड्राइंग आती है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आता है, लेकिन जो आपके करंट अकाउंट है इसमें वो बैलेंस नहीं आता। अब आप फ्लैक्चुएटिंग की बात करते हैं तो फ्लैक्चुएट यानी अलग अलग होता ही रहेगा, तो इसके लिए सारा एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। सारी की सारी एंट्री जो हमने दो अकाउंट में ट्रांसफ़र किया उसको एक सिंगल अकाउंट में कर देते हैं, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। जहाँ पे आपने क्या करना है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जो भी आपको बैलेंस दे रखा है, एडिशनल कैपिटल लगा रखी है तो बाय कैश और बैंक, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रॉस और रिवर्स एंट्री होगी। जो टू में होता है वो बाय में चल जाएगा और जो बाय में है वो टू में। बस दो मेजर बातें ध्यान में रखनी है, एक तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट में है उसमें ड्राइंग की एंट्री होती है, लेकिन पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की होती है, ड्राइंग की नहीं होती। और प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस की एंट्री सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है, इसमें नहीं होती। आगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आपने डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले इजी है, नंबर ऑफ अकाउंट। अभी सीखा है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में टू अकाउंट बनते हैं और फ्लैक्चुएटिंग में वन बनता है। फिक्स में कौन से दो बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लैक्चुएटिंग में ओनली कैपिटल अकाउंट बनता है। चेंजेस इन कैपिटल, जब फिक्स कैपिटल में सारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो जितना भी चेंजेस है वो सारा करंट में करते हैं ना, विड्रॉ वगैरह वाला, तो इसमें सारा। और इसमें क्या होता है, कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग होती है। तो आपने बस यही बताना है चेंज इन कैपिटल में कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है, और इसमें क्या होती है, फ्लैक्चुएटिंग होती है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो अभी आपको बताया था बाकी सारी की सारी एंट्री कौन से अकाउंट में होगी, करंट अकाउंट में। लेकिन फ्लैक्चुएटिंग में सारी की सारी एंट्री कौन से अकाउंट में होती है, कैपिटल अकाउंट में होती है। कैपिटल अकाउंट नेगेटिव बैलेंस शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिक्स्ड कैपिटल कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं कर सकती, लेकिन फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल नेगेटिव बैलेंस शो कर सकती है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मैनेजर कमीशन के बारे में। अगर बिफोर दे रखा हो तो जैसे 10% है तो 10/100 आएगा, 20 है तो 20/100 आएगा। लेकिन अगर आफ्टर दे रखी है तो नीचे ऐड हो जाएगी, 10% है तो 10/110। 110 कैसे आया, 100 + 10। अगर 20 होता तो 20/120, जो भी चीज़ है उसको प्लस कर देंगे उसमें। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है उसके दो मेथड होते हैं, एक तो सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसे इसमें देखिए आपको पूरी डेट्स दे रखी है, आप पर मंथ को कैलकुलेट करेंगे। ईयर एंडेड कब हो रहा है, 31 मार्च को, तो आप फर्स्ट में से लेके 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे, कितने मंथ हो गए, 11 मंथ। ऐसे ही
31 जुलाई से लेके मार्च तक काउंट करेंगे, कितने मंथ हो जाएंगे? 8। ध्यान रखिए अगर फर्स्ट दे रखा है तो वो मंथ काउंट होगा, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 मंथ होंगे। लेकिन अगर हमने जुलाई 31 दे रखा है यानी पूरा महीना चला गया तो जुलाई को भूल जाएंगे, जुलाई से आगे अगस्त से लेके मार्च तक काउंट करेंगे तो हमारे 8 मंथ आएंगे। फिर आप हर एक का अलग अलग निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 20,000 मल्टीप्लाई में 11/12 मल्टीप्लाई में 9%। प्रोडक्ट मेथड थोड़ा ठीक रहता है, हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं उन मंथ्स को, उनका टोटल करेंगे। जैसे इन सब का टोटल्स कितना आ गया? 7 लाख। 9% इंटू में 1/12। जैसे 20 को 11 से किया तो 2,20,000। 10,000 को 8 से किया 80,000। अब आता है कि जब हमारे साथ दे रखा हो एट द बिगिनिंग, एट द एंड, ये वाली दिक्कत भी हमें सबसे ज़्यादा होती है पेपर में। तो आपने बस एक ट्रिक से याद रख लेना है। जैसे अगर हमें क्वेश्चन में बिगिनिंग दे रखा हो, अगर हमारे क्वेश्चन में बिगिनिंग दे रखा है तो हमें याद रखना है 12 + 1/2 यानी 13/2 लेंगे। अगर क्वेश्चन में यूँ लिखा हुआ है जैसे ए ड्रॉ कर रहा है 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो एवरी मंथ कर रहा है तो पूरे साल तो 1,20,000 निकालेगा। परसेंटेज भी आपको पता होंगे 8% है इसमें। लेकिन इसमें आपने क्या देखना है, बिगिनिंग दे रखा है तो 12 + 1/2 यानी 13/2। एट द एंड दे रखा होगा क्वेश्चन में तो आप, ट्रिक तो ये है कि 12 में से 1 माइनस कर लो, वो 11 हो जाएगा बाई में 2। लेकिन आप इसको यूं भी रिमाइंड रख सकते हैं कि एंड ऑफ द एवरी मंथ है, नहीं वो मंथ तो गया। अभी मैंने आपको सिखाया था कि जैसे 31 जुलाई वाला था तो जुलाई को तो काउंट करना ही नहीं था। तो ऐसे केस में 11 + 0/2 है रियलिटी फॉर्मूला। बस आप एक ट्रिक बेस पे याद रख सकते हो कि एट द बिगनिंग है तो 12 + 1/2 लगा लो, और एट द एंड है तो 12 - 1/2 लगा दो, और मिड के लिए तो 6 ही होता है। ऐसे ही क्वार्टर में, क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है तो हम क्या कर लेंगे, बिगिनिंग है तो 12 + 3/2 यानी 15/2। एट द एंड है तो 12 - 3/2 यानी 9/2। और किसी के भी मिड में निकालता है तो उसको हमेशा हम 6 मंथ का ही लेके चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ ए पार्टनर। जैसे देखिए अमित, सुमित और समीक्षा है 3:2:1 में बांटते हैं, और समीक्षा गारंटी लेके आई है अमित और सुमित से कि वो मिनिमम 8,000 तो लेके ही जाएगी प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना है 36,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस आ गया 36,000। 36,000 को 3:2:1 में बांट दोगे तो 36 का 3/6 18,000, 2/6 12,000 और 1/6 क्या आ गया 6,000। अब हमें प्रॉफिट कितना चाहिए 8,000 समीक्षा का, और आ कितना रहा है 6,000। डिफरेंस कितने का है 2,000। तो इन 2,000 को ये अपने रेशो में बांट लेंगे, 3:2 में बांट लेंगे। तो 2,000 का 3/5 1,200 और 2,000 का 2/5 800। समीक्षा को अमित से मिल जाएंगे 1,200 और सुमित से मिल जाएंगे 800, उसको तो टोटल मिल गए 8,000। लेकिन अमित और सुमित का टोटल प्रॉफिट कम हो जाएगा, 18,000 में से 1,200 गया तो कितना आ गया 16,800, और 12,000 में से 800 गया तो 11,200। इसको बोलते हैं गारंटी ऑफ ए पार्टनर। और कई बार क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि अकेला पार्टनर ही गारंटी दे तो सारा का सारा अमाउंट उसी में से डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल। जो भी रेपुटेशन अर्न की जाती है एक फर्म और कंपनी के द्वारा उसको हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल अलग अलग मेथड से कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी दो मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेज एवरेज। तो सिंपल में आपने गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितने भी ईयर्स का आपको प्रॉफिट दे रखा है उनको प्लस कर देंगे। अगर वो प्रॉफिट 5 ईयर्स का दे रखा है तो अपॉन में 5 से डिवाइड कर देंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे। और उसकी गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नेक्स्ट आता है वेटेज एवरेज मेथड। इसमें आप हर एक को वेट प्रोवाइड करेंगे और वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सम ऑफ द प्रॉफिट इनटू वेट, जो भी आपका आया वो
डिवाइड क्या हो जाएगा, सम ऑफ द वेट। गुडविल निकालने के लिए उनको नंबर ऑफ ईयर परचेज से हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है बिजनेस का, तो आपको कुछ बातें ऐड करनी होती है और कुछ लेस करनी होती है। तो ऐड क्या करना होता है, जितने भी अब नॉर्मल लॉसेज हैं उनको ऐड कर देंगे, या नॉर्मल लॉसेज हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है। नॉन रिक्यूरिंग एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू, अगर हमने कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, ऐड। और इसके जो भी अपोजिट टर्म है, जैसे लॉसेज ऐड हो रहा है तो अब नॉर्मल गेन्स माइनस हो जाएंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड हो रहा है तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा। ऐसे ही अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो रहा है तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा। नॉन एक्यूरिंग एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं तो नॉन एक्यूरिंग इनकम लेस हो जाएगी। कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है। सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है तो गुडविल निकालने का तो हर एक का ही फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट के बेस पे है। तो सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आप सीख चुके हो, जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा होगा उनको प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड होती क्या है, जो भी हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया, किसमें कैपिटल इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में, तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल अलग अलग तरीके से सकते हैं। पार्टनर की जितनी भी कैपिटल है और उसमें रिजर्व ऐड कर देंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस कर देंगे, फिक्टिशियस एसेट्स भी माइनस कर देंगे, और नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर देंगे। इतना आता नहीं है, इजी आता है। टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी, और आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाती है। अब आपको कंफ्यूजन आती है कैपिटलाइज मेथड में। कैपिटलाइज मेथड दो है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहले आपको निकालना पड़ता है, जैसे एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर इसकी गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो भी आपने बिजनेस का निकाला है, माइनस नेट एसेट्स यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें पहले आप ये निकालेंगे देन आप गुडविल निकालेंगे, लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की गुडविल डायरेक्ट निकल जाती है कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आगे है सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो। रेशो जहाँ पे पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं दैट इज सेक्रीफाइस रेशो, और जिससे पार्टनर गेन कर रहे हैं दैट इज गेनिंग रेशो। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि सेक्रीफाइस रेशो कब निकलता है, एडमिशन के टाइम पे, और गेनिंग रेशो कब निकलता है, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे हमेशा गेनिंग रेशो निकलता है। और आप जब भी इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो तो एक रूल है बेसिक सा, गेन विल बी डेबिट एंड सेक्रीफाइस विल बी क्रेडिट। जो भी चीज़ें आप सेक्रीफाइस रेशो से गेन और सेक्रीफाइस निकालते हैं तो गेन को ऐड कर देंगे और सेक्रीफाइस को लेस कर देंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आगे आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के समय हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे गुडविल की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते टाइम ना बच्चे ये बात भूल जाते हैं कि तीन मेन है, कि पहला आता है प्राइवेटली, प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं होती, दूसरा ब्रिंग इन कैश, और तीसरा नोट ब्रिंग इन कैश। अगर पार्टनर ब्रिंग इन कैश ला रहा है तो एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशो। एडमिशन के टाइम में जो भी काम करेंगे हम सेक्रीफाइस रेशो में करेंगे, और रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे जो भी काम करेंगे हम कौन से रेशो में करेंगे, गेनिंग रेशो में। अगर यही गुडविल विड्रॉ कर ली जाती है तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अगर पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। जैसे सी एक न्यू पार्टनर है और बी ओल्ड पार्टनर है, तो सी एस करंट अकाउंट डेबिट टू ए एस कैपिटल टू बी एस कैपिटल। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम रीवैल्यूएट करते हैं ताकि हमारे बिजनेस के साथ कुछ गलत ना हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सबसे पहले बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हमारे लिए खर्चे की बात है, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, टू डेबिट साइड में। तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, टू
डिक्रीज इन एसेट्स, मानो स्टॉक 10,000 के थे अब 8,000 के हो गए तो 2,000 रुपये से हमारे स्टॉक कम हो गए हैं तो टू स्टॉक लिखेंगे। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उसको बाय में लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छी बात है। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो बिजनेस के लिए लॉस की बात है तो उसको टू में लिखेंगे। और एसेट्स की वैल्यू और लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है तो बिजनेस के लिए अच्छी बात है, उसको बाय में लिखेंगे। मतलब जो भी लॉस की बात है उसको टू में लिखेंगे और जो भी प्रॉफिट की बात है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बाय में लिखेंगे। एक और बात ध्यान रखनी है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लाइबिलिटी की जो वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है सिर्फ उसी अमाउंट से एंट्री होगी। जैसे इन्वेस्टमेंट 10,000 से 20,000 हो रही है तो 20,000 हो गई है, लेकिन हम वो 10 यूज़ नहीं करें, 10 और 20 के बीच का जो गैप है 10,000 उसका यूज़ करेंगे। इसी के बेस पे सेम आप एंट्री भी बना सकते हैं। देखिए, डिक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन टू एसेट्स, इंक्रीज हो रही है तो बाय में है तो एसेट्स टू रीवैल्यूएशन। तो आपको सबसे पहले अकाउंट रिमेंबर करना है। अगर जर्नल एंट्री आ जाती है तो जिसको भी अकाउंट आता है तो रिवर्स में एंट्री कर सकता है। जैसे इंक्रीज इन हमने किसकी करनी है, इंक्रीज करनी है किसकी, लाइबिलिटी की। इंक्रीज लाइबिलिटी टू में आती है तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। ऐसे कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारे बिजनेस के लिए अच्छी बात है तो वो बाय में आएगा, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बुरी बात है, लॉस की बात है तो वो टू में आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो प्रॉफिट है। कई बार डेबिट साइड का ज़्यादा होता है तो यहाँ पे रिमेनिंग बचता है तो वो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता है। और कुछ बातें ध्यान रखनी है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और क्या कहते हैं जर्नल फंड, रिजर्व फंड, ये जितने भी सारे फंड हैं ये ओल्ड रेशो में बढ़ते होते हैं। और जो गुडविल की जितनी भी ट्रीटमेंट हो रही है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के टाइम पे, ये सेक्रीफाइस रेशो में होती है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो रिटायर हो जाता है, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, मेन डेथ के टाइम पे होता है रिप्रेजेंटेटिव, तो उसका जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा बोर्ड में ये दोनों सीरीज में आता है, थ्योरी में भी और न्यूमेरिक में भी, तो आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। ऑन टाइम बेसिस भी, ऑन सेल बेसिस या फिर टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस में कितना टाइम उसने लगाया, जैसे देखिए ABC 3 पार्टनर हैं और ए डाइड हो गया 30 जून को और बंद कब होता है 31 मार्च को, तो अप्रैल मई जून उसने 3 मंथ्स यूज़ किए हैं। तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में, आपको क्या दे रखा है, लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट निकाल रखे हैं, तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, आपका एवरेज प्रॉफिट भी रिवाइज हो जाएगा। इसमें देखिए सारे प्रॉफिट है लेकिन 2017 का लॉस है, तो बाकी सारी चीज़ें तो ऐड हो रही है लेकिन लॉस क्या हो जाता है, माइनस। कितने ईयर्स है, 1 2 3 4 5, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट में वो पार्टनर 3 महीने तक जिंदा रहा, यानी 3 महीने तक उसने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया, तो उसके प्रॉफिट का 3/12 निकालेंगे 2700। ये 2700 तीनों पार्टनर का हिस्सा है, हमें उसमें उस पार्टनर का निकालना है जो जिसकी डेथ हो रही है। यहाँ पे डेथ किसकी हो रही है, एक ही, तो कुछ भी नहीं कह रखा, हम इक्वली मान लेंगे तो 1/3 यानी 900 निकल जाएगा। तो एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जो डेथ हो रहा है पार्टनर का, टू AS कैपिटल 900 से एंट्री कर देंगे। ऐसे ही आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर ये वाली एंट्री कब करनी है, जब ये वाली एंट्री कब करनी है, जब नो चेंज प्रॉफिट में होएगा। अगर ये लिखा हो, अगर क्या रखा हो कि चेंज होएगा, तो आपने क्या करना है, कंटिन्यू पार्टनर टू डेथ डिसीज पार्टनर से एंट्री करनी है। और हमेशा ये वाली एंट्री अभी आपको बताया है गेनिंग रेशो में होएगी, और एडमिशन के टाइम की एंट्री सेक्रीफाइस रेशो में होएगी, और जो भी आपका रिटायरमेंट या डेथ है उससे इनमें रिलेटेड जो भी एंट्री होएगी प्रॉफिट वगैरह की, वो गेनिंग रेशो में होगी। अब ज़रूरी तो नहीं है कि ना हर पर्सन एग्जैक्ट मंथ की लास्ट डेट को ही डेथ होगी उसकी। तो जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है नेक्स्ट में, ABC पर्सन है 3:2 में है और उसकी 12th डेथ, सॉरी बी की डाइड हो गई है 12/6/2022, तब आप डेज कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए आपने क्या किया, जून के 6 डे हैं तो अप्रैल के कितने हो गए 30 डेज, मई के कितने हो गए 31 डेज, तो 30 + 31 कितना हो गया 61, और 12 डेज इसके, तो टोटल डेज कितने हो गए 73 डेज। तो सबसे पहले आपने क्या निकाला है, जो भी आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना था 60,000, तो उसमें बी का हिस्सा निकालेंगे 2/6 20,000 हो गया, ठीक है, जो आपकी गुडविल निकल जाती है।
ध्यान से देखिए, फर्म की जो आपने डेथ के टाइम गुडविल है 60,000 है, तो 2/6 करके हमने उसका हिस्सा निकाल दिया 20,000। अब नंबर ऑफ डेज में हम प्रॉफिट शेयरिंग का निकालेंगे, तो उसके प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से 1,56,000 है। तो अब जितने दिन तक वो डेथ नहीं हुई है उसकी 73/365 मल्टीप्लाई में 2/6। थोड़ा सा कैलकुलेटिव करने के लिए ये कई बार लीप ईयर भी दे सकते हैं, तो आप ईयर को देख लीजिएगा, वहाँ पे 366 लगेगा, पर इतना हाई आता नहीं है। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई में 73/365 मल्टीप्लाई में जो बी डेथ हो रही है उसका हिस्सा 2/6, सोल्व करके कितना आ जाएगा 10,000। अब आपको ने ध्यान रखना है, जो भी गुडविल की कैलकुलेशन है वो गेनिंग रेशो में होती है, तो कंटिन्यू पार्टनर कौन है, ए और सी, और किस में डाल देंगे, टू बी एस कैपिटल। और यहाँ पे और जो आपके प्रॉफिट है उसकी कैलकुलेशन में कोई चेंज या नो चेंज की तो बारे में बात हो ही नहीं रही है, तो आप नो चेंज ही मान के चलेंगे। तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी एस कैपिटल। अब ज़रूरी नहीं है कि टाइम बेसिस पे भी हो, तो सेल बेसिस पे भी हो सकता है। तो सेल बेसिस पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए बी सी 3:1 में 3:2:1 में बांट रहे हैं, और हमें सेल कितनी दे रखी है, 6 लाख दे रखी है, और 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की सेल दे रखी है 2,40,000। जो 6 लाख की सेल है उस पर प्रॉफिट हो रहा है 30, तो 1 पे कितना होगा, 30/6 लाख, और 2,40,000 की सेल पे प्रॉफिट हमारा अकॉर्डिंग हो जाएगा 12,000। पर 12,000 सबका प्रॉफिट है, हमें सिर्फ डेथ हुए पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है, उसका हिस्सा कितना है 1/6, यानी उसका हिस्सा कितना आ जाएगा 2,000। देखिए, जब एडमिशन और क्या होता है, रिटायरमेंट या डेथ हो रही होती है, तो हम रीवैल्यूएट करते हैं एसेट्स को, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। लेकिन जब फर्म डिसॉल्व हो रही होती है, यानी उसको बंद कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। इस अकाउंट को बनते टाइम हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जितनी भी एसेट्स हैं वो टू में आ जाएगी, और जितनी भी लाइबिलिटी है वो बाय में आ जाएगी। अगर हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा होगा एसेट्स रिलीज, जैसे स्टॉक रिलीज्ड, तो आप आज लिख देंगे बाय बैंक के नाम से या बाय कैश के नाम से। जो भी आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, चाहे वो आपकी रिकॉर्डेड एसेट्स है, अगर वो रिलीज हो रही है तो वो किस नाम से आएगी, बाय बैंक के या बाय कैश के नाम से। लेकिन अगर वही एसेट अगर कोई पार्टनर ले लेता है तो उस पार्टनर का नाम आ जाएगा, जैसे स्टॉक ए ने ले लिया तो बाय ए एज कैपिटल आ जाएगा। ऐसे ही कोई भी लाइबिलिटी की हम पेमेंट कर रहे हैं, उसको रिलीज कर रहे हैं या पेड कर रहे हैं, तो टू बैंक से, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे वो अनरिकॉर्डेड है। और दूसरा, कोई भी एक्सपेंसेस है जो नीचे दे रखा है एडजस्टमेंट में, उसकी एंट्री भी किससे हो जाएगी, टू बैंक से हो जाएगी। और यहाँ पे आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड के टोटल की पे ऐड से माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट बच जाएगा जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आपको कुछ बातें क्या ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ यूँ लिखा हुआ है एसेट्स रिलीज्ड, तो यानी उसको सेल कर दिया गया है, किसी ने नहीं लिया बाय बैंक। लाइबिलिटी पेड मतलब नॉर्मल पेमेंट हुई है टू बैंक। लेकिन अगर लिखता है एसेट्स रिलीज बाय पार्टनर स्पेसिफिक नेम, जैसे ए, तो ए एस कैपिटल अकाउंट डेबिट उस एसेट्स का अमाउंट आ जाएगा। ऐसे कोई लाइबिलिटी की पेमेंट किसी ने ले लिया है तो टू में उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। जो भी आपके फंड होते हैं, रिजर्व फंड, जर्नल फंड, कॉन्टीजेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारी चीज़ें ओल्ड पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि आप फर्म को क्या कर रहे हैं, बंद। एक और बात ध्यान रखनी है, जब हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रहे होते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई लाइबिलिटी है तो हम सारा का सारा फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000 का, और एक एक्सीडेंटल हो गया कि एक एम्प्लॉय का हैंड डैमेज हो गया और 18,000 उस पर एक्सपेंसेस आ गए, तो हम बाकी 12,000 को बांटेंगे। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, वहाँ पे आप 18,000 डाल देंगे, बाकी 12,000 ओल्ड पार्टनर्स में, जो भी आपके बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर्स हैं सारे, उसमें आप ओल्ड रेशो में दे देंगे। जितने भी फंड हैं वो सारे हमेशा ही ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं, चाहे वो आपका एडमिशन के टाइम की बात हो रही हो, चाहे रिटायरमेंट या डेथ के टाइम की बात हो रही हो। इसके बेस पे आप एंट्री भी इसलिए बना सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, बाई में लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। अगर मतलब आपके दिमाग में बस एक परफॉर्मा होना चाहिए, परफॉर्मे के बेस पे हम एंट्री अपोजिट कर सकते हैं।
और एक और बात रिमाइंड रखनी है, उन्हीं एसेट्स को लेंगे जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रिवेन्यू, सस्पेंस एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सारी जो हमारी चीज़ें होती है हमारी एसेट साइड्स में लिखी तो होती है, पर ये हम इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड सॉरी इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल। जैसे ए और बी पार्टनर है तो ए एस कैपिटल बी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है यानी आपका ऑलरेडी रेशो हो गया एक तरीके से, उसमें आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन में ईशू और विशु पार्टनर है, 3:2 में बांट रहे हैं, और एडमिट हुआ है एक नया पार्टनर जिसका नाम है निशु। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है एडमिटेड है यानी एडमिशन के टाइम का आपने क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम एसेट्स और लाइबिलिटी का इंक्रीज और डिक्रीज देखते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएटेड बाय 20%, 20% से बढ़ गई है। प्रॉफिट की बात है यानी कहाँ आएगी, बाय में। तो प्लांट एंड मशीनरी है कितने की, 70,000 की। 70,000 का 20% कितना होता है, 14,000। कैसे निकलेगा, 70,000 मल्टीप्लाई 20/100। आगे इन्होंने क्या बताया कि ऑल डेटर्स आर गुड, जितने भी डेटर्स हैं वो आपके क्या हैं, गुड हैं। अगर सारे गुड हैं तो प्रोविज़न की कोई ज़रूरत नहीं है यानी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है। लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गया तो बाय में आएगा, तो बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और एक आपकी जो लाइबिलिटी है 9800 की जिसमें क्रेडिटर इंक्लूड थे वो अराइज ही नहीं हुई यानी हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, कितने से हो गया, 9800 से, तो बाय में क्या आ जाएगा, क्रेडिटर। तो यहाँ का टोटल करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्रॉफिट। इसको कौन से रेशो में बांटोगे, ओल्ड रेशो में, यानी 30,800 को हम 3:2 में बांट देंगे। 30,800 मल्टीप्लाई 3/5, 30,800 मल्टीप्लाई 2/5। अब आपने बनानी है कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप क्या डालेंगे, बैलेंस ब्रोड डाउन। वो कितना दे रखा है, 1,19,000 और 1,12,000। अब आपको दे रखा है जो भी फंड है उनको बांटेंगे, उनसे रिलेटेड अगर कोई लाइबिलिटी है तो वो माइनस करके हम बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे जर्नल रिजर्व 9,000 दे रखा है, इससे रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी नहीं दे रखी, तो बाय जर्नल रिजर्व को हम कैसे बांटेंगे, 3/5 और 2/5 में। इसके बाद जनरल रिजर्व है, हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड में देखिए यहाँ पे आपने एसेट्स जो परचेज़ की थी 21,000 की थी, लेकिन अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 19,000। तो हमें कितने का लॉस हो गया है, 2,000 का। तो हमारा फंड 5,000 में से 2,000 गए तो बाकी कितना रह जाएगा, 3,000। 3,000 को आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बाय में इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड आएगा। प्रॉफिट होएगा तो बाय में चला जाएगा, लॉस है तो 2 में चला जाएगा। जो निशु है वो क्या लाया है, 56,000 अपनी कैपिटल लाया, तो बाय बैंक में क्या आ जाएगा, 56,000। और बाय ये जो कह रहे हैं गुडविल कैश में लाया है, तो अगर गुडविल कैश में लाता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो। आपके पास टोटल गुडविल का अमाउंट दे रखा है 84,000, जो आपका निशु है उसका हिस्सा है 1/6, तो 84,000 का 1/6 कितना है, 14,000 को आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइस रेशो में। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, अगर डेबिट में कुछ दे रखा है तो डिडक्ट कर देंगे, अदरवाइज ये कैरी डाउन हो जाएगा। वैसे तो कैपिटल अकाउंट यहीं पे ख़त्म आ जाता है, लेकिन अगर कभी भी यूँ लिखा आ जाए कि कैपिटल जो है इशू और विशु की उसको एडजस्टेड करना है, तो एडजस्टेड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, जितना भी न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लाया है और उसका शेयर है उसको रिवर्स करके हम क्या निकाल देंगे, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल को किस में आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू रेशो में। जैसे निशु लाया 1/6 शेयर के लिए, टोटल को हम क्या मानते हैं, 1, तो रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा, 1 - 1/6 यानी 5/6। तो 3/5 का 5/6 3/6, और विशु का हो जाएगा 2/5 का 5/6 2/6, और निशु का 1/6। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा, 3:2:1। इसको 3:2 में ना बांट के 3:2:1 में बांटेंगे। तो जितनी भी आपकी टोटल कैपिटल निकली यानी 3,36,000
27,000, उसका 3/6 और 2/6 निकालेंगे। इसको यहाँ पे कहाँ लिख देंगे, कैरी डाउन में लिख देंगे। और यहाँ वाला कैरी डाउन क्या हो जाएगा, ब्रोड डाउन। अगर यहाँ पे बैलेंस बचता है तो बाय में आ जाएगा, अगर यहाँ पे बचता है तो टू बैंक में। अगर यूँ नहीं लिखा होता कि कैश में करता है तो पार्टनर के नाम से आ जाएगा, बाय एएस करंट अकाउंट, सॉरी बाय इशू करंट अकाउंट आ जाएगा और टू विशु आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैश लिखा हुआ है तो बाय बैंक और टू बैंक से एंट्री होगी। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में आपने क्या करना है, कैश एट बैंक देखना है। कैश एट बैंक आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टार्टिंग में आपका कैश बैलेंस क्वेश्चन में है 87,000, कैपिटल के लिए कितने लाए 56,000, गुडविल कितनी लाए 14,000, और जो भी आपका यहाँ पे बाय बैंक है वो वाला बैलेंस ऐड होएगा और जो टू बैंक है वो वाला बैलेंस डिडक्ट होएगा। तो बैंक बैलेंस कितना निकल गया, 1,49,200। कैपिटल हम जो हमने अभी निकाली है वही वाली यूज़ करेंगे, और जो भी एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज हुई है उनको प्लस या माइनस कर देंगे और दोनों साइड का टोटल क्या कर लेंगे, इक्वल। थैंक यू सो मच।